इमेजिन कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर जो चेयर होती है उस पर दाग लगे हुए होते हैं। आप टेबल की ओर देखते हैं तो उसमें काफी गंदगी होती है। आप एक नजर रेस्टोरेंट की तरफ डालते हैं तो पता चलता है कि ऊपर से जो छत है वो भी टूटी हुई है। लेकिन क्या है कि आसपास कोई रेस्टोरेंट का ऑप्शन होता नहीं है और आपको भूख बहुत ज्यादा लगी होती है, इसलिए आप क्या करते हो, एक प्लेट इडली मंगा लेते हो। इडली आपके पास आ जाती है, आप देखते हो तो इडली भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि जब बाद में बिल आता है तो बिल आता है 2000 रुपए का। एक प्लेट इडली का बिल 2000 रुपए, यानी एक इडली 1000 रुपए की। अब आपको आता है गुस्सा, आप सीधे काउंटर पर जाते हो और बहस करने लगते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा भाई एसपी है, अगर आप बिल पे नहीं करेंगे तो आपको सीधा जेल भिजवा दूंगा। इसलिए डर के मारे आप बिल पे कर देते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद एक चीज तो आपको पता चल जाती है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि रेस्टोरेंट था 1 स्टार वाला और बिल था 5 स्टार वाला। और कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स और न्यूज आप पढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि काफी सारे इंडियंस के मन में इस तरह की जो फीलिंग्स है वो आ रही है। इसीलिए आजकल इस तरह के कमेंट्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि टैक्स लाइक यूरोप एंड सर्विसेज लाइक युगांडा। और ऐसे कमेंट्स के साथ साथ ऐसी न्यूज भी वायरल हो रही है जहां पर ये बात हो रही है कि रिच इंडियंस आर लिविंग इंडिया। इन न्यूज के पीछे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। इस रिपोर्ट की माने तो पिछले साल 4500 मिलियनियर्स ने इंडिया छोड़ दिया है और इस साल भी 4300 मिलियनियर्स इंडिया छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद इंटरनेट पर हर जगह यही चर्चा होने लगी कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं। उसी में काफी सारे लोग ये कहने लगे कि इंडिया में ज्यादा टैक्सेस है इसलिए ये हो रहा है। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च शुरू की तो हमें काफी शॉकिंग चीजें पता चली। और जो नंबर 1 चीज जिसकी वजह से रिच इंडियंस इंडिया छोड़ के जा रहे हैं वो टैक्स नहीं है। हाँ, टैक्स एक बड़ा कारण है लेकिन पहला कारण टैक्स नहीं है। तो जो पहला कारण है और बाकी सारे कारण हैं उनकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो पहला कारण है वो सबके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि ये काफी किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज काफी भारी पड़ सकती है इंडिया को। और जो बाकी कारण है उन्हें भी आज हम विस्तार में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से किन किन कंट्रीज को फायदा हो रहा है उनकी भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के सामने आती है और ऐलान करती है कि अब से क्रिप्टो करेंसी से बनने वाले प्रॉफिट कंसिडर होगा स्पेक्युलेटिव इनकम में। उस पर लगेगा 30% का टैक्स और टीडीएस अलग से। और उसके बाद इंडिया की जो क्रिप्टो करेंसी कंपनीज है उनमें होते हैं ले ऑफ्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वजीर ने 40% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया। अब उसके बाद जो हुआ उससे आप ये समझ पाएंगे कि हमारा देश और बाकी देशों में क्या अंतर है। इसके अगले ही महीने यानी मार्च 2022 में यूएई काफी अलग काम कर दी। वो यूएई वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी नाम से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना करती है। और रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है? ये रेगुलेटरी बॉडी यूएई में क्रिप्टो करेंसीज कंपनीज को दुनिया भर के टैक्स इंसेंटिव्स देती है और दुनिया की सारी क्रिप्टो कंपनीज को अपने हेडक्वार्टर्स यूएई में खोलने का आमंत्रण देती है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे आर्बिट्ररी डिसीजंस पहले भी लिए गए। अगर हम वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज को भी देखें तो वहां पर भी इस तरह के टैक्सेस क्रिप्टो करेंसीज पर नहीं है। और इसी चीज को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। यानी कि आज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है, कल शायद 30% हो सकता है। आज ऑप्शंस ट्रेडिंग से जो इनकम आती है वो बिजनेस में काउंट की जाती है, कल वो स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट हो सकती है। एंड बिजनेसेस डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि ये जो अनसर्टेनिटीज होती है इनका इंपैक्ट सिर्फ बिजनेसेस या बिजनेसमैन तक सीमित नहीं होता है, इन्वेस्टर्स पर भी होता है जिनका पैसा इन बिजनेस में लगा हुआ होता है, फिर चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हो या आप मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हो। अब शेयर मार्केट में इन्हीं सारी रिस्क को हमें समझना होता है और उसी हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के उन्हें खरीदना होता है। अब इन रिस्क को कम करने के लिए जो बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाई वैल्यू कंपनीज को कम से कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए जाते हैं और डीसीएफ मेथड के बेसिस पर कंपनी की सही वैल्यू निकाली जाती है। और यही सारी चीजें हम अपने 3 महीने की फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप में सीखने वाले हैं। ये मेंटरशिप आपको शेयर मार्केट में बहुत ही एडवांस लेवल पर लेकर जाएगी, क्योंकि रियल केस स्टडीज के बेसिस पर ये आपको बताएगी कि किसी भी कंपनी का डीसीएफ की मदद से रियल वैल्यूएशन कैसे निकाले। तो अगर आप भी शेयर मार्केट को लेकर बहुत सीरियस हैं और अपने वैल्यूएशन और फाइनेंशियल मॉडलिंग गेम को ऊपर ले जाना चाहते हो तो ये मेंटरशिप आपके लिए है। मेंटरशिप को अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पहली जो बैच है वो सिर्फ 100 लोगों की है, तो जो पहले 100 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें इन मेंटरशिप में एंट्री मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और इसी वजह से बाहर के कोई लोग हैं तो इंडिया में बिजनेस शुरू करना पसंद नहीं करते हैं और काफी सारे इंडियंस भी आजकल बाकी कंट्रीज में अपने बिजनेसेस रजिस्टर कर रहे हैं। और इस चीज को कहते हैं रेगुलेटरी आर्बिट्राज, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री में होने वाली रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का फायदा उठाने लगती है और दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को इंसेंटिव देना शुरू कर देती है। मान लेते हैं कि 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की फाइनेंस मिनिस्टर सबके सामने आती है टीवी पर और कहती है कि आज से जो कॉर्पोरेट टैक्स वो 15% नहीं 30% हम कर देंगे। और वहीं पर कंट्री बी है जिसका कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी 15% था, वो ये बात सुन लेते
तो वो तुरंत क्या करते हैं, अपना कॉर्पोरेट टैक्स 15% से और 5% घटाकर 10% कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ए का कॉर्पोरेट टैक्स फाइनल हो गया 30%, बी का हो गया मात्र 10%, जिसकी वजह से ज्यादातर बिजनेसेस कंट्री ए से कंट्री बी की तरफ जाने लगते हैं। और इसी चीज को कहते हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड क्रिएटिंग अ वेरी हाई रेगुलेटरी आर्बिट्राज सो दैट सारी कंपनीज आपकी कंट्री में शिफ्ट हो जाए। और रियल वर्ल्ड में इस टेक्निक का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो आप बताइए किसने उठाया होगा? यूएई और सिंगापुर। और यही मेन कारण है जिसकी वजह से रिच इंडियंस इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो कंपनीज के साथ हुआ, इसका रिच इंडियंस से क्या लेना देना? लेकिन आप एक बात को समझिए कि क्रिप्टो पर लिए गए एक्शन की मदद से जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स थे, जो ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों का टैलेंट भी दूसरी कंट्री में चला गया, क्योंकि उस तरह की कंपनीज अब दुबई चली गई। और इसी के साथ जो रिच इंडियंस है उनको एक मैसेज भी पहुंचा कि इंडिया में रेगुलेटरी सर्टेनिटी नहीं है। आज कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इंडिया आने से पहले 4 बार सोचती है, इसी चीज की वजह से, जिसका नाम है रेगुलेटरी सर्टेनिटी। आज कई सारी कंट्रीज चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती, इसलिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिसमें वियतनाम को काफी प्रेफरेंस मिल रहा है। लेकिन इंडिया की बात करें तो कंट्रीज 4 बार सोचती है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का एक इशू तो है। और इसी चीज का फायदा फिर सिंगापुर जैसी कंट्रीज लेती है और एक आर्बिट्राज क्रिएट कर देती है कि इंडियन कंपनीज इन देशों में जाकर रजिस्टर्ड होने लगती है। अब ये बात हो गई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की। अब बात करते हैं टैक्सेस की। एक सवाल आपसे पूछता हूं, बड़ा ही आसान सवाल है, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 कंट्रीज हैं, 3 में से आपको एक चूज करनी है। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सी कंट्री में रहेंगे। आप अपना टाइम ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बताइए। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कंट्री बी या फिर कंट्री सी, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज में कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स 0 है, और कंट्री बी में तो इनकम टैक्स भी 0 है। क्या आप में से किसी ने कंट्री ए चुनी? तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। तो चलिए आपको रियल टाइम सिनेरियो बताता हूं। कंट्री ए है इंडिया, कंट्री बी है यूएई और कंट्री सी है सिंगापुर। चौंक गए? तो यही रीजन है कि पिछले 20 सालों में सिंगापुर में 8000 से ज्यादा इंडियन कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है। फ्लिपकार्ट भी सिंगापुर में ही रजिस्टर्ड है। देखिए सिंगापुर एक सबसे पहला बड़ा स्टार्टअप था इंडिया में, और फंडिंग के टाइम उन्हें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने सिंगापुर चुना और फिर फंडिंग रेज करके अपना बिजनेस भी फटाफट शुरू किया। यानी रेगुलेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड थे कि उन्हें भी सिंगापुर जाना पड़ा। बाद में उनकी जो बाकी कंपनी थी फोन पे वगैरह, उन्हें भी उन्होंने सिंगापुर में ही रजिस्टर्ड किया। हालांकि अब फोन पे अपना आईपीओ लाना चाहता है, इसलिए उन्होंने रिसेंटली सिंगापुर वाली जो अपनी पेरेंट कंपनी है उसे इंडिया में शिफ्ट किया है। और यूएई के बारे में तो डेटा बहुत शॉकिंग है। लास्ट ईयर जितने भी रियल एस्टेट बायर्स वहां पर है उसमें से 40% बायर्स इंडियंस है। और इसे टैक्स डिफरेंस की वजह से कई सारे जो इंडियंस है उनका एक मोटो बन गया है, और वो मोटो ये है कि अर्न इन इंडिया बट लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को आज भी ये नहीं पता है कि वेदांता ग्रुप के जो प्रमोटर हैं अनिल अग्रवाल, वो लंदन में रहते हैं। यही नहीं, कृष्ण कुमार बंगूर जो ग्राफाइट इंडिया के चेयरमैन है वो सिंगापुर में रहते हैं। इसके अलावा आयशर मोटर के एमडी एंड सीईओ लंदन में रहते हैं। अपोलो टायर्स के एमडी एंड वाइस चेयरमैन भी लंदन में रहते हैं। और कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग पॉलिसी बाजार जिनके फाउंडर्स आज दुबई में रहते हैं। इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसीज कंपनीज हैं, लगभग उन सब कंपनीज के फाउंडर्स आज दुबई में रहते हैं। मतलब फंडा सिंपल है, बिजनेस इंडिया में है, पैसा इंडिया से कमाना है, लेकिन रहना बाहर है। अब ये हो गई रेगुलेशन और टैक्सेस की बातें। इसके अलावा और भी 2 रीजन है जिसकी वजह से रिच इंडियंस और काफी सारे लोग इंडिया छोड़ रहे हैं। अगला कारण है गोल्डन वीजा। कई सारी कंट्रीज है जो आपको पैसे लेकर जो आपको रेसिडेंसी परमिट्स या सिटीजनशिप दे देते हैं। मतलब सिंपल है, पैसा दो और सिटीजनशिप लो। इसका मतलब यह है कि जिनके पास पैसा है उनके पास ऑप्शंस भी काफी सारे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी मोटी कंट्रीज ऐसा कर रही है, कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और बाकी कंट्रीज जैसे कि न्यूजीलैंड, स्पेन, यूएई, पोर्तुगाल, ये सब गोल्डन वीजा देती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि $1-2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आप करो, जिसके बदले में आपको सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंसी परमिट मिल जाता है। और इसके अलावा एक और मेन रीजन है जिसकी वजह से ये लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब शायद इस चीज का पैसों से ज्यादा लेना देना ना हो, लेकिन अगर हम अलग अलग इंडाइसेस देखें, जैसे कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जो अलग अलग देशों के लिए इन्वायरमेंट पॉलिसीज को रैंक करती है। 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक कितनी होगी, गेस कीजिए? 176। इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंडिया 84 में से 70th रैंक पर है, हंगर इंडेक्स में 107 पर, हैप्पीनेस इंडेक्स पर 136 और करप्शन के मामले में 85। यहाँ पर किसी को शॉक नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है शायद थोड़ा और ऊपर भी हो सकती थी। तो ये सारी रैंकिंग्स है। अगर बड़ी रैंकिंग की बात करें तो एक रैंकिंग में इंडिया काफी ऊपर है। तो जिन लोगों के नहीं पता उनके लिए आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए।
और थोड़े फनी वे में बता देंगे तो सबको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ के अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से काफी सारे लोग बाहर जा रहे हैं, वो है बच्चों का एजुकेशन। आप देखेंगे इंडिया में कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, एक दो नहीं कई सारे ऐसे, इसलिए मैं एक दो का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई सारे हैं, कई सारे IAS ऑफिसर्स हैं, कई सारे बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हैं जिनके बेटे और बेटियां आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं। यानी जो लोग एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बना रहे हैं उन्हें ही शायद अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं, और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि कई सारे जो मिलेनियर्स हैं वो शुरुआत से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो शुरुआत में ही बाहर कंट्री में जा रहे हैं, और एक बार वो बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि इंफ्रा बेटर है उस कंट्री में सिविक सेंस अच्छा है, क्लीनलीनेस अच्छी है, फिर वो परमानेंटली वहीं पर रहने लगते हैं। बेटर हेल्थ केयर सिस्टम भी एक रीजन है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन है, लेकिन मेन रीजन 4 हैं: रेगुलेशन, टैक्सेस, गोल्डन वीजा और क्वालिटी ऑफ लाइफ। और टैक्सेस की बात करें तो इतने सारे टैक्सेस यहाँ पर लगते हैं कि कई सारे लोग इसे फिर टैक्स टेररिज्म कहने लगे हैं। तो क्या आप इन टैक्सेस पर भी अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके वो बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना के एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि दिस इज अ हाई टाइम कि इंडिया के जो सारे लोग हैं उन्हें ये चीज़ें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देनी चाहिए कि अगर हम इतने सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं तो इन चीज़ों की भी हम धीरे धीरे डिमांड करें। ऑफकोर्स काफ़ी सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं लेकिन वो और तेज़ी से होने की ज़रूरत है। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं या फिर इलेक्शन के बाद भी इन पॉइंट्स को उठाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन रियल प्रॉब्लम्स को सामने रखेंगे विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल ओपिनियन इन योर माइंड, तो हमें ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को हमें प्रेजेंट करने की विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल एजेंडा। और अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट सभी की होती है, सभी लोग डेवलपमेंट्स के नाम पर वोट करने लगेंगे तो चीज़ें ज़रूर बदलेगी। क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल डेवलपमेंट के नाम पर कोई वोट नहीं करता है, वोट करता है कास्ट या बाकी चीज़ों के नाम पर, जिसकी वजह से भी कई सारे पॉलिटिशियंस वो डेवलपमेंट पर नजर नहीं देते। तो इन चीज़ों की हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए और इन चीज़ों की डिमांड भी करनी चाहिए। तो जाने से पहले हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप को जरूर अप्लाई करें, लिंक नीचे दी गई है। साथ ही आपको बता दूं कि 27 जुलाई को मैं गोवा जा रहा हूं, जहां पर एक इवेंट है जिसका नाम है ट्रेडर्स गाला, विच इज ऑर्गेनाइज बाय फिनक्राइब। तो वहां पर मैं भी एज ए स्पीकर जाने वाला हूँ। वहां पर मैं मेनली इन्वेस्टिंग की बात करने वाला हूँ, लेकिन ये जो इवेंट है ये मेनली ट्रेडर्स के लिए है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लोगों से आपको मिलने मिलेगा, साथ ही उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो उसकी भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। और आज जाते थे ये बता देते कि इस वीडियो का कोई एजेंडा नहीं है किसी के खिलाफ, ये बस रियल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मिलियनियर्स जा रहे हैं, जो हमने अपने रिसर्च में पाया और वही चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो आप भी अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि इन चीज़ों को इंडिया में कैसे ला सकते हैं, इंडिया में रह के हम इंडिया को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनेंस में अगर आपका सीरियस इंटरेस्ट है तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।